जितने भी मज़दूरों से आप बात कर लें किसी भी इंडस्ट्रियल इलाके में 12-13 घंटे काम करने के बाद उनको 12-13 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिल रहा है। नई सरकार काफ़ी साल बाद आई है तो बहुत सी चुनौतियां हैं क्योंकि उनको फुटपाथ साफ करने हैं। फुटपाथ साफ करने का मतलब है वेंडर्स का रोजगार खत्म होना। दोस्तों नमस्कार। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में मौजूद है। यहाँ पर एक परिचर्चा चल रही है। ये परिचर्चा अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर रखी गई है। इसका जो विषय है वो है श्रमिक वर्ग के सशक्तिकरण की कार्यनीति, जिसमें अलग अलग सेक्टरों के मजदूरों के प्रतिनिधि यहाँ मौजूद हैं। आज विकल्पवाणी की टीम उनसे बातचीत करेगी और उनके सेक्टरों में किस तरीके से मजदूरों के अधिकारों का हनन हो रहा है या उनके सामने क्या चुनौतियां हैं और आने वाले दिनों में वो किस तरीके से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले हैं, उसके बारे में बातचीत करेगी। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि जो दिल्ली या देश के जो मजदूर हैं उन पे किस तरह की सामने चुनौतियां हैं और आज के समय में उनको क्या करना चाहिए, इस पे थोड़ा आप फोकस करेंगे तो अच्छा होगा। देखिए, अभी जो अलग-अलग देश के हिस्सों में मज़दूरों के आंदोलन भी चल रहे हैं, उसमें एक मुख्य डिमांड जो है मज़दूरों की न्यूनतम मज़दूरी का लेके है। आप देखिए कि न्यूनतम मज़दूरी पहले 11,000 से लेके 13,000 तक वर्कर्स कमा रहे हैं। उसमें 4,000 से लेके 5,000 तक का खर्चा किराया का है, 4-5 हज़ार खाने का हो रहा है। उसमें 12 से 13 घंटे मज़दूर काम कर रहे हैं। और जब ये गैस का क्राइसिस आया पिछले 1-2 महीने में इज़राइल युद्ध के बाद, तो गैस का दाम अचानक बढ़ गया, जिसमें से 400-500 रुपये पर केजी बढ़ गया, मिलने लगा, जिससे वजह से 4,000 रुपया उनका उसमें सिलेंडर में जाएगा। मज़दूरों ने बोला कि हमारे जो खर्च हैं, जो 3-4 लोग के परिवार हैं, उस पे हमारा खर्चा नहीं चल पा रहा है। हमें न्यूनतम मज़दूरी कम से कम 26,000 रुपये देना चाहिए, कहीं 20,000 रुपये वो बोल रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि कितने भी मज़दूरों से आप बात कर लें किसी भी इंडस्ट्रियल इलाके में 12-13 घंटे काम करने के बाद उनको 12-13 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिल रहा है। तो पहली तो ये जो डिमांड है मज़दूरों की, कि जो उनकी न्यूनतम मज़दूरी है उसको जीने लायक बनाया जाए, भुखमरी का वेतन ना दिया जाए। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के सामने चुनौती तो बहुत लंबे समय से है, क्योंकि हमारे देश में जो कानून बनते रहे वो केवल संगठित क्षेत्र के लिए बनते रहे, या कहेंगे कि अनजाने में भी संगठित क्षेत्र के काम की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनते गए। जैसे ईएसआई का कानून है, प्रोविडेंट फंड का कानून है। दोनों में ये प्रावधान है कि जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉयर से के शेयर इतना देगा, मजदूर का इतना शेयर लेके पैसा देगा ईएसआई को या प्रोविडेंट फंड को, तो प्रोविडेंट फंड या ईएसआई मजदूर को सामाजिक सुरक्षा देगी। लेकिन ये मैनेजमेंट है कहाँ? ये तो मुश्किल से 5% ऑर्गेनाइज सेक्टर में है। जो 95% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वहाँ तो ये मैनेजमेंट है ही नहीं, तो वहाँ ये कानून ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे। तो जब 1985-86 में कंस्ट्रक्शन वर्कर्सों ने इकट्ठा होकर बातचीत शुरू करी कि भाई हमारे लिए ये एसआई और प्रोविडेंट फंड इम्प्लीमेंट तो होते हैं पर हमें मिलते नहीं, तो क्यों नहीं मिलते, तब उन्हें ये बात समझ में आई कि उनकी तरफ से कोई वो शेयर देने वाला नहीं है, कोई मैनेजमेंट ही नहीं है, तो क्या होगा। हमने फिर एक नया कानून ड्राफ्ट करा मिलकर लोगों ने, और उसमें त्रिपक्षीय बोर्ड की कल्पना की गई, जो ऐसे ही हवा में से नहीं की गई। हमारे देश में पहले से था। 1948 में एक कानून बना था जो डॉक वर्कर्स के लिए था। उसके बाद 69 में महाराष्ट्र के मछाड़ी वर्कर्स के लिए कानून बना था। इन दोनों कानूनों में इस तरह के त्रिपक्षीय बोर्ड की व्यवस्था थी, जो एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन लेके एम्प्लॉयज़ को सोशल सिक्योरिटी देता था। तो हमने उसी को डेवलप करा नेशनल लेवल पे, कैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के कानून में बन सकता है वो पार्लियामेंट को दिया, और उसके पीछे पड़े रहे तो 10-12 साल में 96 में वो कानून बना। पर ये एक नया सिस्टम है जो बहुत लोगों को पता नहीं है, इसकी पोटेंशियलिटी भी नहीं पता है, और इसमें सरकार की तरफ से कोई एफर्ट भी नहीं है कि कोई बताया जाए। नई सरकार काफ़ी साल बाद आई है तो बहुत सी चुनौतियां हैं क्योंकि उनको फुटपाथ साफ करने हैं। फुटपाथ साफ करने का मतलब है वेंडर्स का रोजगार खत्म होना। और ये जिनको वो अतिक्रमणकारी कह के हटा रहे हैं, यहाँ से आप हटा देंगे तो इनको जगह दे दो जो कानून में लिखा है, या फिर इनको एक लाइसेंस दिया गया है जो सर्वे होके इनको लाइसेंस मिला है, जिसके लिए हमने बहुत संघर्ष किया, बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, तब जाके हम यहाँ पर पहुँचे कि आज हमारे हाथ में एक सीओवी, जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, वो मिला है।
तो उसको लेके हम लड़ाई लड़ते हैं कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, हमें कमाने खाने का अधिकार है। अगर ये आप नौकरी तो दे नहीं पा रहे हैं, उल्टा हमारी रोजी रोटी छीन रहे हैं, तो ये आपको अधिकार नहीं बनता, ये आपका अधिकार नहीं है। आप ठीक है सरकार में, सरकार भी लाने वाले यही लोग हैं, क्योंकि ये यहाँ रहते हैं तो इनको वोट का भी अधिकार होता है। और सबसे पहले जो हम बात करते हैं बड़े लोगों की, बड़े उद्योगपतियों की, तो वो लोग कम वोट देते हैं, लेकिन ये छोटे दुकानदार जो कि अपने काम को ध्यान में रखते वोट करते हैं कि सरकार ऐसी आनी चाहिए जो हमारी रोजी रोटी चले, तब भी अगर ये परेशान है तो फिर हम क्या ही कहें सरकार से। हमारी सरकार से यही मांगे कि इनको ना उजाड़ा जाए, इनको एक स्थायी जगह पे वेंडिंग जोन देकर बसा दिया जाए, जिससे कि इनके परिवार सुरक्षित रहे, इनकी रोजी रोटी सुरक्षित रहे। और इनको आपको नौकरी नहीं देनी है, ये खुद ही अपना काम ढूंढ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं और आर्थिक मदद भी कर रहे हैं, सरकार को भी मदद कर रहे हैं। तो इन सबको ध्यान में रखते हैं इनकी रोजी रोटी ना छीनी जाए। आमतौर से गिग वर्कर को एक जो मजदूर का दर्जा तो मिल नहीं रहा है, उसको तो कहा जा रहा है बिजनेस पार्टनर। उसको जब बिजनेस पार्टनर कहा जाएगा तो मजदूर का दर्जा जब तक नहीं मिलेगा तो कानून इम्प्लीमेंट कैसे होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए देखिए आप उसको पार्टनर बोल रहे हैं, लेकिन मैं नहीं बोल रहा हूँ, नहीं, सरकार नहीं, बोल मतलब सरकार कंपनीज बोल रही हैं कि वो पार्टनर हैं, लेकिन पार्टनर कैसे हो सकते हैं? हमने एक अभी जब हमने ये शुरुआत की थी, हमने एक सर्वे रिपोर्ट करी थी, हमने एक बनाई थी राइट्स रिपोर्ट। उसमें हमने ये पाया कि 80% से ज़्यादा वर्कर जो है वो 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो जब 8 घंटे से ज़्यादा वो वर्कर काम कर रहा है, वो तो एक पार्ट मतलब एक वही हो गया ना, वही एक वर्कर ही हो गया ना, कि भाई उसको वर्कर क्या कहते हैं, जब 8 घंटे तो वो काम नहीं कर रहा है, 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसको एक वर्कर की मान्यता देना तो ज़रूरी है ना, जब वो 8 घंटे से ज़्यादा काम कर रहा है। दोस्तों, अभी आप लोगों ने इस सेमिनार में आए अलग अलग सेक्टरों के प्रतिनिधियों की बातों को सुना। इन तमाम लोगों की बातों को सुन के कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। पहली बात तो ये है कि हर मज़दूर को आज के अनुसार, आज की महंगाई के अनुसार जो इज्जत से जीने लायक वेतन तो मिलना ही चाहिए। वेतन के साथ साथ मज़दूरों को सुरक्षित रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। साथ में सामाजिक सुरक्षाएं जैसे ईएसआई, पीएफ, ग्रेजुटी जैसे जो डिमांड्स हैं, जो जायज़ डिमांड है, कानूनी डिमांड है, वो पूरे होने चाहिए। और हमारे देश में तमाम तरह के कानून हैं जो मज़दूरों के अधिकारों की गारंटी देने का दावा करते हैं, लेकिन वो कानून ज़मीनी स्तर तक लागू नहीं है। या यूँ कहें कि जो पूरा सिस्टम है जिसमें सरकार और पूरी व्यवस्था है, वो कानूनों को इम्प्लीमेंट करना ही नहीं चाहता और मजदूरों के अधिकारों की सुरक्षा देने वाले कानून बनाना भी नहीं चाहता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो पूरा सिस्टम है मजदूरों के अधिकारों की गारंटी नहीं दे रहा है। आप खुद समझिए, लगातार मजदूर मिनिमम वेज की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, जैसे नोएडा, गुड़गांव में हुआ, बिहार में हुआ, हरियाणा में हुआ, फरीदाबाद में हुआ, तमाम जगह पे मजदूर अपने वेतन के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन उस समय जो सरकार और सरकार के पूरा तंत्र, जिसमें पुलिस भी शामिल है, वो मजदूरों पे ही हमला करते हैं और मजदूरों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल देते हैं। तो ये क्या दिखाता है? यही दिखाता है कि जो मौजूदा सिस्टम है वो मजदूरों के अधिकारों की गारंटी नहीं दे रहा है, बल्कि मजदूरों के अधिकारों का हनन कर रहा है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।